हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा जो अभी नीट का एग्जाम होने वाला है 2022 का, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, किस दिन हमारा एग्जाम हो सकता है और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके फाइनल एग्जाम के दिन। ठीक है बच्चों, तो इसी बारे में हमारा ये वीडियो रहेगा। तो आपको पता है कि JEE जो है हमारा मेंस हुआ या जो हमारा नीट का एग्जाम हुआ वो कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो JEE मेंस की डेट्स और हमारी नीट एग्जाम की डेट्स क्लैश नहीं कर सकती है ना। इसलिए पहले अपन ये जान लेते हैं। अभी आपको पता है कि एनटीए ने एक नोटिफिकेशन करके निकाल के बता दिया है कि हमारी JEE मेंस कब होगा। आपको पता है पहले JEE मेंस हमारा 4 सेशन में हुआ करता था, लेकिन इस बार हमारा 2 सेशन में ही होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 कब से कब होगा? तो उसकी डेट से रही 16 से 21 अप्रैल के बीच में होगा, और सेशन 2 कब होगा? 24 से 29 मई के बीच में होगा। बहुत लोग पहले ये बोला जा रहा था कि नीट एग्जाम मई में होगा, तो मई में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती हमारे नीट एग्जाम के होने की, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मई में तो कभी नहीं हो सकता, एनटीए कभी मई में करवा ही नहीं सकता हमारा नीट 2022 का एग्जाम। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमारे पास कौन कौन सी डेट्स बचती हैं, इनको अगर हम हटा दें, क्योंकि देखो इसका रिजल्ट मई में आएगा, इसका रिजल्ट जून में आएगा, तो एनटीए यहाँ बिजी हो जाएगा, इसलिए वो नीट एग्जाम को यहाँ तो कंडक्ट नहीं करा सकता है, और उसको इसके बाद भी 1 महीना एटलीस्ट समय चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी कम से कम एटलीस्ट 1 महीना चाहिए। उसके बाद उनको 1 महीना और चाहिए होता है, क्योंकि उनको पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं सभी सेंटर्स पे, टाइम लगता है सब में, ऑल ओवर इंडिया में उनको पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और इसमें कम से कम उनको 1 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो अप्रैल और मई तो इसी में निकल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने में आपको समय देगा, उसके बाद पेपर को बनाना पड़ता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, हर एक सेंटर तक पहुंचाना होता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो याद रखिए अप्रैल और मई में तो एग्जाम नहीं हो सकता है, यहां तक कि 15-20 जून तक भी नहीं हो सकता है। फिर कौन कौन सी डेट्स पे हमारा एग्जाम हो सकता है? तो वो डेट्स है 26 जून को हो सकता है, 3 जुलाई को हो सकता है, ये सभी संडे है ना। 26 जून को संडे है, फिर 3 जुलाई को है, फिर 10 जुलाई को है, फिर 17 को है, फिर 24 को है, फिर 31 जुलाई को हमारा संडे है। तो संडे को ही हमारा एग्जाम होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। अब 26 जून के मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग करवा पाएंगे, बहुत ही कम चांस है, तो इसको तो मैं वैसे ही हटा दे रहा हूं। अच्छा, 3 जुलाई को भी नहीं होगा, क्योंकि 3 जुलाई को हमारा JEE एडवांस का एग्जाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 10 जुलाई को भी नहीं हो सकता है। 10 जुलाई को इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 10 जुलाई को बकरीद है, नेशनल हॉलिडे है, इसलिए इस दिन भी नहीं हो सकता है। अब बचता है 17, 24 और 31। तो मुझे लगता है कि 17 को भी चांस कम ही है, 24 या 31 जुलाई को हमारा नीट का एग्जाम हो सकता है। याद रखिए यहाँ पे अगस्त में, मुझे नहीं लगता कि इस बार अगस्त में जाएगा हमारा एग्जाम, इसलिए क्योंकि देखो यार ऑलरेडी बहुत सेशन लेट हो चुका है, और कोरोना का भी उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि ये लोग अगस्त तक इसको खींचेंगे, ये लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। 24 जुलाई या 31 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, और बस 5-10 दिन का और इंतजार कीजिए, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो आपको फाइनल डेट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका जो एग्जाम है वो 24 जुलाई या 31 जुलाई को हो सकता है। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से सवाल हैं जो सॉल्व करने चाहिए, और क्या मायने रखता है ज्यादातर एक अच्छा स्कोर अगर आपको फाइनल एग्जाम में ऑब्टेन करना है, तो क्या मायने रखता है, उस पे बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए। 30 मई कितने का होता है? 30 का होता है कि 31 का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 का होता है। तो 31 मई तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन जो भी करना है सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा आपका। आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते अगर आपके पास खुद के बनाए हुए, मार्केट से नहीं खरीदने हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं खरीदने, आपके खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, और वो भी 10 रुपए की कॉपी से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक सब्जेक्ट के। मतलब एक सब्जेक्ट के पूरे फिजिक्स के आपके कम से कम 40 से 50 पेज में शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। वो शॉर्ट नोट्स हिंदी में भी हो सकते हैं, उसमें फॉर्मूले भी हो सकते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, जिनको तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस न्यूमेरिकल को हमें उसमें जरूर रखना चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर रखना चाहिए, तो आप वो भी रख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएं, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि अगर आप वो शॉर्ट नोट्स को पढ़ लें एक बार, और 1 घंटे में पूरा पढ़ते आना चाहिए, मतलब पढ़ ऐसे बनाने आपको कि 1 घंटे में आप उनको पूरा पढ़ सके। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं।
यकीन मानिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल एग्जाम के दिन कि आप क्या स्कोर करने वाले हो और कितना स्कोर करने वाले हो। अब दूसरी चीज, 31 मई तक आपका रिवीजन और आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। जून और बचे हुए समय में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, टेस्ट पेपर देने हैं। और ये ध्यान रखिए, आप कौन से टेस्ट पेपर दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरे बनाए हुए सवाल अभी आप सॉल्व करेंगे लास्ट मोमेंट में तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनटीए का एग्जाम मैं मतलब एनडीए जो हमारा नीट का पेपर है वो मैं बनाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूं, तो मेरे हिसाब से सवाल नहीं आएंगे। तो आप क्या करेंगे, अभी आप करो 31 मई से पहले आपको जो करना वो करो, लेकिन 31 मई के बाद आप वो सवाल को ज्यादातर करें जिनके फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम आने के चांस ज्यादा होते हैं। उससे फायदा ये होगा कि अगर मान लो आपने वो सवाल करके गए हो और एग्जाम में आ जाता है तो उसका ऑलमोस्ट आपको आंसर याद रहेगा, जल्दी से टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये होगा कि आपको +4 मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ दूसरा फायदा ये होगा कि उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, इस वजह से आपको दूसरे सवालों में ज्यादा टाइम मिल पाएगा, जिसके कारण आप दूसरे सवाल को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हर 3 दिन में एक टेस्ट देना है। आप टेस्ट पेपर कौन सा दे रहे हो बहुत मायने रखता है, इसलिए उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से सिलेक्शन करें कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो एनसीईआरटी बेस्ड हो और वो ज्यादातर वो सवाल दे जो किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से वही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, नया सवाल नहीं आता आपके। नया सवाल जो आता है वो JEE एडवांस में ही आता है, नीट में हुआ, JEE मेंस में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके रहते हैं या उसी टाइप के आते हैं, बस वैल्यूज को ये लोग चेंज करते हैं। नया सवाल देखने को नहीं मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल देखने को बहुत कम मिलेगा JEE मेंस में और नीट के एग्जाम में। ठीक है, एडवांस में बनते हैं। ठीक है, अब अपन और बात कर लेते हैं। अब आपको और क्या करना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से कर लें सॉल्व एग्जाम्पल, इतनी बार उनको सॉल्व करें कि उनके आंसर आपको याद होने चाहिए। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप सभी सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी के तो 3 से 4 सवाल उन सॉल्व एग्जाम्पल से आएंगे ही आएंगे फाइनल एग्जाम में। ध्यान रखिए इस चीज का। आप लोग इस कोचिंग के उस कोचिंग के मॉड्यूल्स तो सॉल्व करते रहते हो, लेकिन जहां से आपका एग्जाम आता है, जहां से सवाल आने, आप उसको सॉल्व नहीं करते, आप उसको इग्नोर कर देते हो और वो है आपकी एनसीईआरटी। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनना है, ना कि किसी कोचिंग के मॉड्यूल से बनना है। तो कोचिंग के मॉड्यूल अभी आप सॉल्व कर लो, 31 मई से पहले जितना करना है कर लो, लेकिन 31 मई के बाद आपको जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप वो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं फाइनल एग्जाम के दिन। ठीक है, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे फाइनल एग्जाम के दिन। और मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए फाइनल एग्जाम के दिन आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप याद रखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम फोबिया के कारण वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अब एग्जाम फोबिया को कैसे दूर किया जा सकता है, तो वही है कि आप एग्जाम के पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दे ले, उसी वे में टेस्ट दे ले जैसा कि आप फाइनल एग्जाम के दिन देने वाले हैं। आप 15 मिनट पहले से 1:45 पे पहुंच जाइए जहां भी आपको टेस्ट देना है, आप उसी तरीके से जाइए, आप उसी ड्रेस कोड में चाहिए जो कि आप फाइनल एग्जाम में जाने वाले। उससे क्या होगा, एक आपको बहुत अच्छा बेनिफिट में ये मिलेगा कि आपका माइंड तैयार हो जाएगा फाइनल डे के लिए, है ना। आपका माइंड अगर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको वो डर नहीं रहेगा, एग्जाम फोबिया बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से एग्जाम देना है, ये समझ के जितने भी आप जून और जुलाई में जितनी भी टेस्ट देंगे आपको यही समझ के देना है कि आप फाइनल एग्जाम का टेस्ट दे रहे हैं, ये आपका फाइनल एग्जाम है और इसमें जो मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल होंगे। इस हिसाब से अगर आप टेस्ट देंगे तो फाइनल एग्जाम के दिन आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये चीज। ठीक है, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और नीट के 20 से 25 साल के प्रीवियस ईयर के जरूर सवाल कर ले, वो तो करने ही करने हैं। अगर हो सके तो JEE मेंस के भी कर लें 20 से 25 साल के, और अगर हो सके तो IIT एडवांस मतलब JEE एडवांस के जो इंटीजर टाइप होते हैं, उनको भी अगर आप कर सकते तो वो भी कर लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सवाल इसी टाइप के आने वाले हैं या सेम टू सेम यही सवाल आएंगे आपके फाइनल एग्जाम के दिन। चलिए, तो इसी वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। साथ ही साथ मुझे ये भी बताना है कि यार BMS की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये भी इसी वीडियो में बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं भाई कि यार पहले तो अभी आपको पता है कि हमारे प्राइवेट कॉलेज की ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है 15% सीट्स के लिए जो होती है। अभी उसकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, उसके एडमिशन अभी चल रहे हैं, वो भी शायद खत्म हो चुके होंगे अभी तक। अभी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसके एडमिशन होंगे, उसके बाद ही आपकी स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ध्यान रखिए, जिसमें भी अभी बहुत टाइम है, 10 से 12 मार्च के बाद ही होगी। आप बस आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 10-12 मार्च के पहले नहीं होगी, क्योंकि वहां से क्लियर
क्लियर होगा कि प्राइवेट की कितनी सीट्स वेकेंट है, वो कन्वर्ट होंगी स्टेट में, उसके बाद जाके हमारी फिर स्टेट का जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा। तो समझ चुके होंगे इतनी चीजें, ठीक है। और एक और चीज मुझे बतानी है कि एसटी का जो मैंने आपको बताया था कि 210 या 212 जिसकी भी एसटी रैंक है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो वहां पे एक छोटा सा करेक्शन मुझे ये करना है कि वहां पे मैंने ना एसटी स्पेशल की सीट्स तो एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सब मैंने ध्यान रखा था, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं रखा पाया था कि वहां पे मैंने ये देखा कि एसटी नो क्लास, एसटी क्लास की भी कुछ सीट्स बची हुई है। एसटी क्लास मतलब पीएच और हो गया तुम्हारा फ्रीडम फाइटर हो गया, और आपका कौन सा हो गया, सैनिक हो गया, तो इनकी भी सीट्स कुछ बची हुई हैं जो फिल नहीं हुई है। अगर वो फिल नहीं हुई है तो वो एसटी क्लास से एसटी नो क्लास में चली जाएंगी। तो ऐसे मेरे हिसाब से 6 से 10 सीट्स हैं, तो ये भी आपकी एसटी नो क्लास में चली जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपको 8 से 10 सीट का फायदा होगा। तो आप जो मैंने 212 तक बोला था वो आपको अब 220, अगर आपकी एसटी रैंक 220 तक है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर मिल जाएगा। सेकेंड राउंड की जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम रहेगा, अगर आपकी एसटी रैंक 220 है, 220 से कम है तो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कभी किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ।